बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल प्रपेज पर पाठ पढ़ते समय आपने देखा कि निराला जी ने कैसे बादल को आवाहित किया है, उनका आवाहन किया है कि आप आइए और बादल के बरसने से जो एक नवचेतना का संचार होगा, उससे जो एक हरियाली, जो खुशी का माहौल बनेगा, उसी को बताने के लिए ये आपके यहाँ की जो कविता है उत्साह, ये लिखी गई। निराला जी ने दो कविताएं उत्साह और अट नहीं रही हैं, इसके माध्यम से बताया है। उत्साह वाली कविता में एक जोश की बात की है और आवाहन किया है बादल का। कैसे, दोनों बातों को बताता हूं। जब बादल का आवाहन करेंगे तो बादल का आवाहन करने पर बादल जब बरसेंगे, बादल के बरसने पर लोगों में एक उमंग आएगी, उत्साह आएगा, जोश जगेगा। इसी को ध्यान में रख कर कविता का नाम उत्साह रखा गया। और फिर जो अट नहीं रही है कविता है, उसमें किस तरीके से फाल्गुन महीने की सुंदरता होती है कि जो कि समाती नहीं है, इसके लिए उन्होंने अट नहीं रही शीर्षक दिया। आइए इसमें हम उसी पाठ का प्रश्नोत्तर जानेंगे। क्या कुछ प्रश्न बन सकते हैं, वे आपके सामने यहां प्रस्तुत हैं और ये प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के जो पीछे के प्रश्न हैं वे हैं। क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न जानने से पहले हम ये जान लें कि ये जो उत्साह है, उत्साह शीर्षक क्यों दिया गया होगा। आपके यहां एक प्रश्न भी इसका है, या इसका अन्य शीर्षक क्या होगा। ठीक, पहले अन्य शीर्षक की बात कर लेते हैं। तो यहां पर ये छायावाद की कविता है। इसमें निराला जी ने बादल को प्रतीकार्थक रूप में बताया है, नवचेतना का संचार करने वाला बताया है। तो आपके लिए जो दूसरा शीर्षक बनेगा वो उत्साह के अलावा जोश होगा, नवजीवन का संचार हो सकता है। ठीक, अब आइए शुरू करते हैं। कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? ध्यान दीजिएगा, ये छायावाद की कविता है तो इसमें प्रतीकार्थक आया है। जब फुहार और रिमझिम बरसने की बात की जाएगी तो यहां पर शालीनता की बात होगी, लेकिन जब गरजने की बात आएगी इसका मतलब ये होगा कि यदि ऐसी नीतियां हैं जिनका विरोध करना चाहिए तो उनका विरोध होना चाहिए। ठीक, और जब विरोध करने की बात आएगी तो उसके लिए एक नवचेतना का जागरण होना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर गरजने के लिए इसलिए कहता है जिससे कि एक उत्साह जगे, नवजीवन का एक संचार हो, चेतना जगे लोगों में, जो उत्साह होना चाहिए, जो एक चेतना जगनी चाहिए जिससे कि वह कुछ नया करे, सृजन करें, विरोध करें, इस भावना को लेकर के। ठीक, तो उत्तर क्या होगा इसका कि निराला जी ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहा, गरजने के लिए इसलिए कहा क्योंकि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्रांति का सूत्रधार का मतलब क्रांति का जनक। जब क्रांति की बात की जाएगी तो क्रांति हमेशा उत्साह आने के बाद तो होगी ही, क्रांति के लिए उत्साह तो होना ही चाहिए, लेकिन क्रांति आने के बाद कुछ बदलाव भी होगा। और वो क्रांति किस लिए की जाती है? किसी भी गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। ठीक, तो निराला जी एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। वो अपने विचारों व अपनी कविता के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते थे, लोगों की चेतना को जागृत करना चाहते थे। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव, विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कवि में नूतन विद्रोह का आवाहन किया है। ठीक है ना, उत्तर समझ में आया होगा। अगले पर चलते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? बिल्कुल, देखिए पूरी कविता में बादल का आवाहन किया गया, बादल के बरसने की बात की गई है, जोर जोर बरसो गरजो, इसकी बात की गई है।
तो उत्साह इसलिए रखा गया है कविता का शीर्षक, क्योंकि जब बादल बरसेंगे, बादल के बरसने के बाद नव चेतना का संचार होगा। नव चेतना की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बादल क्रांति के दूत हैं, क्रांति के प्रतीक हैं। बादल से एक पुनर्गठन होगा। तो उसी की बात यह है कि जब ऐसा कुछ होगा तो बारिश होने पर, ध्यान दीजिएगा, बादल जब बरसेंगे तो धरती हरी भरी हो जाएगी, हरियाली रहेगी। जब हरियाली रहेगी तो वहां से एक नया उमंग जगेगा, नया उत्साह आएगा। इसी को ध्यान में रख करके कविता का शीर्षक उत्साह दिया गया है। ठीक, समझ में आया? क्या है? बादल भयंकर गर्जना के साथ साथ जब बरसते हैं तो धरती के सभी प्राणियों में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। लोगों का मन एक बार फिर से नए जोश व उत्साह से भर जाता है। बारिश जब आपके यहाँ होती है ना, तो आपको भी बहुत सुहावना मौसम जब मिलता है तो आप भी आनंदित हो जाते हैं। और उस मौसम में कुछ कार्य करना हो तो आप उसको बहुत अच्छे से करेंगे। सुहावना मौसम हो जब ना, जिसमें आपके लिए अनुकूल वातावरण हो। तो यहाँ पर कभी भी बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का संचार करना चाहते हैं, समाज में एक क्रांति के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। एक ओर बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर कवि लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। ठीक है ना? चलते हैं अगले पर। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? वे अर्थ क्या क्या हैं? किन किन अर्थों की ओर बादल कवि संकेत करते हैं बादल के द्वारा? ठीक है ना? वो क्या है कि बादलों में जल बरसाने की असीम शक्ति होती है, जिसके कारण धरती के प्राणियों में नवजीवन का संचार होता है। इसका मतलब नव चेतना को जगाने वाला, ठीक, नवजीवन देने वाला। ठीक है? बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। ठीक है? और तपती गर्मी से परेशान लोगों की प्यास बुझाकर मन को एक नए उत्साह व उमंग से भर देता है। जोरदार गर्जना से लोगों के अंदर की क्रांतिकारी जो चेतना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है, सबसे बादल का जो सही अर्थ लिया गया है वो यही है कि लोगों में क्रांतिकारी चेतना का जन्म दिया जा सके, लोगों में क्रांतिकारी चेतना जन्म ले। ठीक, अगले पर चलते हैं। हाँ, ये नवसृजन करने की असीम शक्ति होती है। ठीक, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो। अधिकतर कविता में जब भी लय छंद अलंकार की बात की जाती है ना, तो वहां पर ऐसे ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं। नाद सौंदर्य कहलाता है इसे। ठीक, नाद का मतलब आवाज से होता है, और ऐसी आवाज जो उत्साहित करने वाली हो, जगाने वाली हो ना, आवाज में थोड़ा सा दम हो, ऐसा कहें। तो उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? इसका मतलब उस पंक्ति से आवाज का आभास होता है, आवाज की एक झलक दिखती है। तो जोरदार गर्जना वाली जो बात है कि जोर जोर बरसो ना, तो बादल गरसो, घेर घेर घोर गगन धारा धार वो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ये वो पंक्तियां हैं जिनमें नाद सौंदर्य दिखता है, जिसमें से जिसको पढ़ने के बाद आवाज की एक झलक दिखाई पड़ती है। ठीक, ये इतने प्रश्न जो थे आपके उत्साह कविता के थे। जो अट नहीं रही कविता है उसका भी यहां पर है। छायावाद की एक खास विशेषता है क्या कि अंतर्मन के भावों को आप प्रतीकार्थक रूप में बताइए, बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। तो कविता की किन किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? कौन से अट नहीं रही कविता के आधार पर आप बताइए कि उनमें से हम ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिनको पढ़ने के बाद ये पाते हैं
कि ये छायावाद की जो विशेषता है उसको सटीक बताती हैं। और विशेषता क्या है? अंतर मन के भाव को प्रकट किया गया हो। तो वो पंक्तियां कौन सी हैं? वे हैं, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यही वो पंक्तियां हैं जो कि हमारे मन के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य को भी बता रही हैं और हमारे मन की बात को भी बता रही हैं। ठीक, अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो भाई, जब कविता का शीर्षक ही दिया गया है कि अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है, सुंदरता इतनी ज्यादा है, तो जब सुंदरता इतनी ज्यादा है तो वहां उसकी निगाह वहां से हटेगी क्यों? इसका मतलब जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत मनमोहक है। प्रकृति में जो एक हरियाली है, जो नया नया दृश्य दिख रहा है, उससे निगाहें तो हटाने का मन ही नहीं करता है। ठीक, तो आपको एक प्रकार से फाल्गुन महीने की सुंदरता को बताना है कि आकाश साफ रहता है, हवाएं चलती रहती हैं, नई नई कोपलें आई रहती हैं वृक्षों पर, हरियाली की जो अनुपम छटा है वो देखने को मिलती है। ये सब बातें आपको बताना है। क्या है? सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पेड़ों की डालियां पत्तों से भरी हुई हैं। पेड़ों पर फूल आ जाने से पेड़ कहीं हरे और कहीं लाल दिखाई दे रहे हैं। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने अपने हृदय पर फूलों की माला पहन रखी हो। ये राखी लिखा है, राखी नहीं रखी होगा। ठीक, ये एक प्रकार से आपको फाल्गुन महीने की जो सुंदरता है उसी का खूब अच्छे से वर्णन कर देना है और फिर बता देना है कि यही वजह है जिसके कारण कवि की निगाह वहां से फाल्गुन महीने से हट नहीं रही है। ठीक, सुंदरता से। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? व्यापकता का मतलब जान रहे हैं, बृहद रूप से। ठीक, तो इसका जो उत्तर होगा उसको मैं यहीं से देख के पढ़ूंगा, क्योंकि प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कवि ने उसकी जो सुंदरता है, पेड़ों पर जो हरे हरे उनकी जो हरी हरी पत्तियां हैं, नई कोपले आई हैं, फूल कहीं पर आ गए हैं और शाखाएं नई नई निकली हैं, चारों तरफ हरियाली का माहौल है और देखने पर लगता है कि ऐसी सुंदरता कहीं देखने को मिलेगी ही नहीं। जहां तक निगाह जाए वहां तक हरियाली ही हरियाली है। ये सब बातें। ठीक, तो क्या है यहां पर? उसमें आपको सुंदरता को बताने के साथ साथ ये बताना है कि सुंदरता कहां तक है, अट नहीं रही है, मतलब सुंदरता इतनी ज्यादा है कि वो समा नहीं रही है, उसको वर्णन करना कठिन लग रहा है। जहां भी जाइए वहीं प्रकृति की जो सुंदरता है वो दिख रही है। कैसे? फागुन के सौंदर्य का वर्णन अत्यधिक अद्भुत तरीके से किया है। अद्भुत थोड़ा यहाँ वर्तनी दोष है। ठीक, वसंत को घर घर में फैला हुआ दिखाया गया। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर संकेत किया गया है। मन में उठी खुशी को भी दर्शाया गया है। उड़ने को पर पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है। यह पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। कवि ने पेड़ों पर आए नए पत्ते एवं फूलों का अद्भुत सुंदरता से वर्णन किया है। खेत खलियान सब हरे भरे हैं ना। अभी हमने आपको जो बताया अपने शब्द में उसी का लिखित रूप ये यहाँ पर है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो फाल्गुन महीने में नए नए पत्ते, नए नए फूल आए रहते हैं। इनकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि ये महीना जो है वो नव संचार करने वाला है, नव जीवन देने वाला है, जिसमें हर तरफ प्रकृति
नई उमंग के साथ, नई चेतना के साथ, हरियाली से परिपूर्ण दिखाई पड़ती है। यही बातें भिन्न हैं। फल वृक्षों पर फल आने वाले होते हैं, फूल लगे रहते हैं, हरी हरी पत्तियां उनकी नई नई आई रहती हैं। ये सब बातें आपको बताना है, ठीक। इसके साथ साथ पक्षी भी आसमान में स्वच्छंद विचरण करते हैं, प्रकृति का जो प्रकृति की सुंदरता है उसका आनंद लेते हैं। हर तरफ सौंदर्य जो है वो छाया रहता है, इसीलिए अन्य मास की तुलना में ये भिन्न होता है, ठीक। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। काव्य शिल्प की विशेषता में हम ये बताएंगे कि निराला जी ने कैसे कविता लिखते समय बिंब का प्रयोग, अलंकार का प्रयोग और प्रतीकार्थक शब्दों का प्रयोग, किस तरीके से उन्होंने सुंदरता का वर्णन किया है, ये सब बातें हम बताएंगे, ठीक। पहले तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इनकी भाषा जो है वो सरल होने के साथ, प्रतीकार्थक होने के साथ साथ सरल होती है, जो कि हमें आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक। क्या है, महाकवि निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण, अर्थात यह छायावाद के अनुरूप प्रकृति का चित्रण करते हैं और प्रकृति में व्याप्त निर्जीव वस्तुओं को एक सजीव वस्तु के रूप में दिखाते हैं। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण बहुत अच्छे से किया गया है, मानवीकरण भी किया गया है। इनकी कविता उत्साह इनके समाज के प्रति गहन चिंतन एवं बादलों के मानवीकरण को प्रदर्शित करती है। वहीं दूसरी जो कविता है वो अट नहीं रही है, वो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती है, जिसमें से फाल्गुन मास के समय में आए परिवर्तनों को प्रदर्शित करना, फाल्गुन को एक उत्सुक मनुष्य के रूप में दिखाना, ये सब उस जो है अट नहीं रही कविता में पढ़ने पर पता चलता है, ठीक। इनकी कविताओं में छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता, गेयता का मतलब जिसको हम गा सकें, गाने योग्य, प्रवाहमयता, शब्दों का एक लयबद्ध तरीके से संकलन करके उनको कविता का रूप देना, अलंकार योजना भी है। निराला जी की कविताओं में खड़ी बोली जनमानस में व्याप्त शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये एक प्रकार से हम कहें तो आप निराला जी की जितनी तारीफ कर पाए वे सब करिए। शिल्प सौंदर्य में मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो बातें भी यहाँ शामिल आप कर सकते हैं। और शिल्प सौंदर्य मिलेगा कहाँ आपको, पाठ की व्याख्या में, ठीक। ये अभी जो मैंने आपको प्रश्न उत्तर बताया उसको मैं एक बार सारी स्लाइड्स पीछे कर दे रहा हूं, जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो और आप उसको नोट कर सकें, ठीक है। बहुत तेजी से किए क्या, एक बार फिर से ना, यहीं से थोड़ा तेजी से चले थे हम, ठीक। उम्मीद करते हैं ये जो प्रश्नोत्तर है आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ आपको एक बात और बताते चलें कि अभी आपको केवल पाठ के पीछे के अभ्यास प्रश्न के उत्तर ही मिल रहे हैं। जल्द ही आपके सामने मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर उपस्थित होऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे और कुछ प्रश्न हूबहू आपको बोर्ड परीक्षा में भी मिल सकते हैं, ठीक। ऐसे प्रश्नों के लिए आप चैनल पर बने रहिए। बाकी बच्चों को भी, अपने साथियों को, सहपाठियों को भी चैनल से जोड़िए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।